हेलो एवरीवन, जीओसी रिवीजन वीडियो के बाद आइसोमेरिज्म रिवाइज करते हैं। और आइसोमेरिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ही है। और आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब तक हम आइसोमेरिज्म या उससे रिलेटेड टर्म बोल सकते हैं। और यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया तो ना हम आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, ना आइसोमर से रिलेटेड कोई टर्म बोल सकते हैं। अब यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो फिर आइसोमर डिफरेंट कैसे बनेंगे? भाई, डिफरेंट कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। जो आइडेंटिकल रहेगा उनको हम होमोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स ऑलवेज डिफरेंट। तो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो कंपाउंड डिफरेंट इसलिए बनेगा क्योंकि उनमें एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब एटम्स का अरेंजमेंट दो तरीके से डिफरेंट होता है, इसीलिए आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई भी दो डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से यदि हम स्टार्ट करें तो वो होता है आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। यदि एटम्स का कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगा तो हम आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसके टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में जो हेडिंग है, जो नाम लिखा हुआ है, वही उसका डेफिनेशन है। आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? चेंज। और यदि चेंज चेन की लेंथ में होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने यहाँ पे कार्बन चेन लिखा है। मैंने ना तो यहाँ पे पेरेंट चेन लिखा, ना मैंने साइड चेन लिखा। हमें चेंज ऑब्जर्व करना है। चेंज पेरेंट सिस्टम में भी हो सकता है और साइड चेन सिस्टम में भी हो सकता है। जहाँ पे चेंज होगा हमें वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हम कार्बन चेन का लेंथ कैसे देखते हैं? IUPAC के अकॉर्डिंग हम चेन का लेंथ डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें चेन का लेंथ पता चल जाएगा, और यदि उसमें डिफरेंट हुआ तो हम उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जब हम चेन का लेंथ देखेंगे तो चेन ओपन चेन कंपाउंड में भी हो सकता है और क्लोज्ड चेन कंपाउंड में भी हो सकता है। कैसे? इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे लेफ्ट वाला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें ओपन चेन है, तो ओपन चेन में पेरेंट चेन हैविंग कितना? कार्बन 4। और लेफ्ट वाले में सेलेक्ट करूंगा तो 3। मुझे IUPAC के अकॉर्डिंग पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे यदि मैं राइट साइड वाले एग्जाम्पल में देखूं तो इस बार क्या है? क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है। और यदि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है तो हमें क्लोज्ड चेन का लेंथ देखना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड लिखे हुए हैं उसमें लेफ्ट वाले कंपाउंड में देखो तो यहाँ पर क्लोज्ड चेन हैविंग 4 कार्बन और यहाँ पर क्लोज्ड चेन हैविंग कितना कार्बन? 3 कार्बन एटम्स। इसका मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। तो ये चेन आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं करना, केवल कार्बन चेन का लेंथ देखना है। सेकेंड टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और यदि नाम ही डेफिनेशन है, इसका मतलब चेंज इन दी पोजीशन। अब पोजीशन किसका होता है? तो पोजीशन केवल 3 ही चीज़ों का होता है। पोजीशन या तो हम फंक्शनल ग्रुप का चेंज कर सकते हैं, या तो हम मल्टीपल बॉन्ड का चेंज कर सकते हैं, या तो हम साइड चेन का चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पोजीशन का आइडिया कैसे लगेगा? पोजीशन हम जब नाम लिखते हैं तो पोजीशन को हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोकेंट नंबर्स, लोकेशन बताने वाले नंबर। तो यदि नाम लिखा हमने और यदि उसमें नंबर में चेंज आ रहा है तो हम उसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। लाइक एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, इस एग्जांपल में लिखा है 3 क्लोरोपेंटेन और 2 क्लोरोपेंटेन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि पूरा का पूरा नाम ऑलवेज रिमेन्स सेम। मतलब ध्यान से देखो तो क्लोरोपेंटेन और क्लोरोपेंटेन यहाँ पर सेम है। केवल यदि डिफरेंट दिख रहा है तो मुझे नाम के अंदर ये जो नंबर प्रेजेंट है केवल ये डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए मैं इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। तो याद रखने लायक यही एक लाइन है कि इन पोजिशनल आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा नाम ऑलवेज रिमेन सेम। यदि नाम चेंज हो गया तो फिर वो पोजिशनल नहीं होता, फिर वो चेन आइसोमेरिज्म या किसी दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म हो जाएगा, पोजिशन नहीं होता। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन दी फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं? कि IUPAC में जो लिस्ट था उसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं? तो नहीं, वो IUPAC नॉमनक्लेचर के लिए था कि जो लिस्ट में ग्रुप्स हैं जो IUPAC ने दिया है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए हम लिस्ट देखते थे, उन्हीं को हम केवल फंक्शनल ग्रुप मानते थे इन IUPAC। अब ये IUPAC नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है। एनी ग्रुप विच डिसाइड्स फंक्शंस ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यदि कुछ है तो ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द टॉपिक ऑफ द कंपाउंड।
अभी टॉपिक क्या होते हैं जो 11th-12th में हम पढ़ते थे वो वाले टॉपिक, मतलब एल्केन्स एक डिफरेंट टॉपिक, मतलब एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड, डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। थोड़ा सोच कर देखो तो यदि एल्केन की बात करें तो एल्केन में अपन कभी फंक्शनल ग्रुप IUPAC में तो नहीं मानते थे, लेकिन आइसोमेरिज्म में तो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल सबसे कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल भी है। यदि हम देखें तो क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो हम क्या ढूंढेंगे, क्या यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब यदि मैं IUPAC के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है टॉपिक। और क्या टॉपिक डिफरेंट है, हाँ, ये एल्कीन है और ये है साइक्लोएल्केन, और यदि टॉपिक्स आर डिफरेंट इसका मतलब कंफर्म फंक्शनल ग्रुप भी बोलना पड़ेगा डिफरेंट, मतलब दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। भाई देखो, अल्कोहल, ईथर, एसिड, ईस्टर, इनको पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होता, ये कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल्स भी नहीं हैं। कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल्स ये होते हैं जिनमें यदि हम ध्यान न दें तो हमें लगेगा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या देखना है, टॉपिक मस्ट बी डिफरेंट। अब यदि ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बड़ा कैटेगरी है। यदि मैं बोलूँ तो ये वाला जो है ये ओपन चेन कंपाउंड है, और ये वाला है रिंग वाला कंपाउंड कंटेनिंग रिंग, इसलिए इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक रिंग है और एक चेन है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही टाइप है, अलग से स्टडी नहीं किया जाता, उसी का पार्ट बोल के स्टडी कर लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स, उनमें से एक एक करके बात करें तो आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द एल्काइल ग्रुप्स अराउंड एनी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनमें एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दे आर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। लाइक जैसे ईथर में 2 एल्काइल ग्रुप होता है, लाइक इन सेकेंडरी एमीन, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड थायोईथर ले सकते हैं, लाइक हम ईस्टर ले सकते हैं, हम यहाँ पर कीटोन ले सकते हैं, हम यहाँ पर एन एल्काइल एमाइड ले सकते हैं, हम टर्शियरी एमीन ले सकते हैं, बस एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक। तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जो हैं ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेटामेरिज्म शो कौन नहीं करता, तो नो मेटामेरिज्म के लिए यदि मैं लिखूं तो कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप सोच कर देखो, लाइक OH, एक ही एल्काइल ग्रुप रहेगा, इसलिए ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। COH मेटामेरिज्म शो नहीं करता है। एमीन मेटामेरिज्म, प्राइमरी एमीन मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, लाइक CN है, लाइक CHO है, इनमें केवल एक एल्काइल ग्रुप रहेगा, इसलिए ये मेटामेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिमेन सेम इन ऑल आइसोमर्स इन मेटामेरिज्म, और इन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, मेटामर्स। मेटामर्स मस्ट कंटेन ऑलवेज सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन यदि है तो फिर इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इसमें होगा एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप जो हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दोनों टाइप के अलग अलग हैं। एन प्रोपाइल अलग होता है, आइसोप्रोपाइल अलग है। ऐसे ही ब्यूटाइल 4 टाइप के हैं, चारों को डिफरेंट मानना पड़ेगा। फिर पेंटाइल टोटल 8 टाइप का होता है, तो हमें उनको डिफरेंट मानना पड़ेगा। तो यदि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है, और यदि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं हमें, हम बोल पा रहे हैं, नाम जब लिखते हैं तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब क्या एक से ज़्यादा टाइप का आइसोमेरिज्म एक साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वैसे सिंगल करेक्ट में तो कोई दिक्कत, मतलब मोर देन वन करेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सिंगल करेक्ट की यदि हम बात करें तो फिर हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, RTF MCP, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रायोरिटी है कि यदि एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म आएगा तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, R का मतलब है रिंग चेन, T का मतलब है टॉटोमेरिज्म जो भी हम पढ़ने वाले हैं, F का मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M का मतलब है मेटामेरिज्म, C का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म, और P का मतलब है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। हम इस ऑर्डर में हम ऑब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हैं, और यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है फिर तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए, टॉटोमेरिज्म। पहली ज़रूरी बात,
टॉटोमेरिज्म इज़ ए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब ये इसके एग्जांपल हम फंक्शनल ग्रुप में भी देखते हैं, इसके एग्जांपल्स हम फंक्शनल ग्रुप में भी देखते हैं। ये ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर इसका डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होता है कि व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर देन द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। लेकिन हम क्वेश्चन करते टाइम इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक्चुअल डेफिनेशन हम जो यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में वो ये, व्हेन एनी वन एटम, और हमारे सिलेबस में एच ही होता है वो एटम, वैसे कोई भी एटम जा सकता है, migrates from one polyvalent atom to other polyvalent atom then the isomerism is called tautomerism। मतलब यदि H का पोजीशन मुझे चेंज दिखता है तब हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको आइसोमेरिज्म बोल देंगे। कौन सा आइसोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म बोल देंगे। हाँ, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो दिखेगा क्योंकि ये टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है। फिर सारे टाइप के टॉटोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो मीन्स तो कीटोन समझ आ रहा है, इनॉल का मतलब इन प्लस ऑल मतलब डबल बॉन्ड पर OH रहेगा। लेकिन चूंकि कीटोन से कीटो रिलेट कर पाते हैं इसलिए बता दूं ये जो नाम है ये फॉर बोथ, बोथ मतलब एल्डिहाइड के लिए भी यही नाम यूज़ होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड का आइसोमर यदि हम लिखेंगे तो फिर एल्डोइनॉल नाम बोलने की कोशिश करो आप, उसी को भी क्या बोलते हैं? कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या रहेगा? एक कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा, और कार्बोनाइल ग्रुप कैसा रहेगा? कार्बोनाइल ग्रुप इस टाइप से रहेगा ऐसा। एक एग्जांपल यदि लिख के बताऊं तो जैसे मैंने लिखा CH3CHO। अब यदि मुझे आइसोमर बनाना है तो इनॉल बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड लिखना है और उस पर OH रहेगा, इस तरीके से ऐसा दिखता है इनॉल। अब इसको इनॉल क्यों बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं और OH को हम क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं हम ऑल, तो हमने ऐसा लिखा। और IUPAC का ये रूल था, द लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेटेड वेन एवर फॉलोड बाय A, I, O, U और Y। मतलब ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड, और यदि ये वाला ई एलिमिनेट हो जाएगा तब जाकर क्या नाम बचेगा? इनॉल बचेगा ऐसे। इसीलिए इसको बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि हमें यदि आइसोमर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? तो आइसोमर लिखने के लिए हमने बहुत सारे तरीके डिसाइड किए थे। ऑब्जेक्टिव तरीका यदि पहले बात करें तो हमें पहला स्टेप क्या करना होता है? हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर्च करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ पाई बॉन्ड, विथ पाई बॉन्ड ये हमने सर्च कर लिया। फिर हमने क्या किया? उसको हमने लिख दिया नंबर 1। ये शॉर्ट ट्रिक है। नंबर 1 लिखने के बाद हमें क्या करना है? हमें 3 तक नंबर डालना है, 1 2 3। फिर हमें क्या करना है? H माइग्रेट कराना है फ्रॉम 3 to 1 और मुझे क्या करना है? पाई बॉन्ड लगाना है, पाई बॉन्ड लगाना है बिटवीन 2 and 3। हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं इसे वाले एग्जांपल में करूं तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है ऑक्सीजन, मैंने इसको लिख लिया नंबर 1। फिर क्या करना है? नेक्स्ट एटम को 2 लिखना है और नेक्स्ट एटम को मुझे लिखना है 3। फिर मुझे क्या करना है? 3 का एक H उठाया मैंने तो यहाँ पर एक H कम हो गया, 3 का H 1 पर लिख दिया है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया है, टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएगा। ये टॉटोमर लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर यदि मैकेनिज़्म बेस्ड यदि हम बात करें रिवीजन के अकॉर्डिंग, तो मैकेनिज़्म लिखने के लिए नहीं, केवल रिवाइज करने के लिए यदि हम बोलें तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी मैकेनिज़्म में क्या होता है कि ऑल्टरनेट बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा, बनेगा, ब्रेक होगा, बनेगा, ब्रेक होगा, ऐसे। तो मुझे यदि मालूम है कि नंबर 3 का H ये जाएगा, जिसको हम अभी आगे चल के अल्फ़ा H भी बोलेंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे तो अपने आप टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएगा। हम किसी भी एक मेथड को फॉलो करके आसानी से टॉटोमेरिक फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो और कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। हम वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस समझना पड़ते हैं, कंडीशंस टू शो टॉटोमेरिज्म। और कंडीशन में जो बेसिक कंडीशन है फर्स्ट, जो हम नंबर 3 से H निकालने के लिए बोल रहे थे, वो H होना भी तो ज़रूरी है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फ़ा H और एसिडिक H। कहने का मतलब, अब सबसे बड़ा डाउट है कि अल्फ़ा H क्या होता है? अल्फ़ा H किसी भी ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, और उस पर जो H प्रेजेंट रहता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा H, वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आओ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पर देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पर कितने काउंट होंगे, 0 अल्फ़ा एच काउंट होंगे, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू वाला ये अल्फ़ा है और इस पर भी कितना एच है, एक भी एच नहीं है। दिख 3 बॉन्ड रहे हैं लेकिन एरोमेटिक रिंग है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जब मैं लगाऊंगा 3 तो इस वाले कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 अल्फ़ा एच। लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखें, यदि फंक्शनल ग्रुप यहाँ देखूँ तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, NO2, और ये वाला जो ग्रुप है इसका एडजेसेंट ये कहलाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है 0 अल्फ़ा एच, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है वो इस बात के लिए आता है, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा एच और क्या लिखा है, एसिडिक एच। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैंने लिखा HCN। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो नो डाउट यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो ये अल्फ़ा एच भी नहीं होगा, हमें लगेगा 0 अल्फ़ा एच, और हमें लगेगा कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन नहीं, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये वाला H जो है ये क्या है, ये एसिडिक H है, तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड टॉटोमेरिज्म शो करता है। बस यही एक एग्जाम्पल है जो डायट सिस्टम का है, जिनमें 2 एटम के बीच में माइग्रेशन होता है H का। हालांकि हमारे सिलेबस में कीटोइनॉल है तो ये ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्रू फॉल्स के लिए बढ़िया वेरिएशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है ये, यदि अल्फ़ा एच नहीं तो हमें टॉटोमेरिज्म भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखा था ना अभी नंबर 3 का एच जब हम माइग्रेट कराएंगे तो नंबर 3 किसको मिलता है, अल्फ़ा कार्बन को ही मिलता है। वो शॉर्ट ट्रिक में 1 2 3 लिखना ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसलिए उस तरीके को हम फॉलो कर लेते हैं। फिर सेकेंड कंडीशन जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ये, टॉटोमेरिक फॉर्म मस्ट बी ज्योमेट्रिकली फेवरेबल। अब ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि गिवन कंपाउंड फेवरेबल है कि नहीं है, अनफेवरेबल है या पॉसिबल नहीं है। तो फेवरेबल अनफेवरेबल पता करने का केवल एक ही तरीका है, बॉन्ड एंगल देखना। बॉन्ड एंगल किस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर देखना पड़ेगा। अब जैसे यदि मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड से रिलेटेड 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp और या तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। एक पाई बॉन्ड है तो sp2 और 2 पाई बॉन्ड है एटम पे तो sp रहेगा। sp के लिए स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल इज़ 180। कंपाउंड मस्ट बी लीनियर, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लीनियर होना चाहिए। यदि लीनियर है तो हम बोल देंगे कि स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल, स्ट्रक्चर इज़ फेवरेबल, और यदि लीनियर नहीं है तो हम मना कर देंगे कि स्ट्रक्चर इज़ अनफेवरेबल, नॉट पॉसिबल। sp2 में क्या होता है, sp2 में बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नहीं, 2 नहीं, तीनों के तीनों एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। देखो हम कभी पेपर पे जब क्वेश्चन आएगा तो हम एंगल मेजर तो नहीं कर पाएंगे, हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हमने स्ट्रक्चर देख के प्रेडिक्ट किया। यदि हमें तीनों एंगल सिमिलर दिख रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ फेवरेबल, नहीं तो हम मना कर देते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ अनफेवरेबल। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं इस टाइप के, जैसे हमने यहाँ पर देखा। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें तो यदि मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ 1 2 3 मार्क करता हूँ तो ये है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर ये 3 पर H है तो सही, लेकिन यदि मैं ये वाला 3 माइग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर होगा ये कि जो पाई बॉन्ड लगेगा वो पाई बॉन्ड कहाँ लगेगा, 2 और 3 के बीच में लगेगा। अब ध्यान से देखो 3 पर एक पाई बॉन्ड पहले से है, 2 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड और लगाएंगे तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ग्रीन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ड्यू टू 2 पाई बॉन्ड्स sp, और बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180, और वो होगा नहीं, इसलिए ये वाला कंपाउंड कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल लगा। यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये है, यहाँ पर 1 2 3 यदि मैं मार्क करूँगा लिखने के तरीके से तो 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा। अब इस वाले 3 पर तो देखो H है नहीं, तो इस साइड से तो टॉटोमेरिज्म वैसे भी नहीं होना था। केवल इस ग्रीन वाले कार्बन को देखो, यहाँ पर एक H है यहाँ पर। अब यदि मैं इसको माइग्रेट करता हूँ, इसको बोलते हैं BHA, ब्रिज हेड एटम, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बोलते थे इसको। तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल मस्ट बी कितना, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, और 120 भी एक नहीं, 2 नहीं, तीनों के तीनों कैसा होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर तीनों एंगल 120 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले एंगल तो 120 हो ही नहीं सकते ना, ये वाले तो 120 नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बहुत जनरल रूल है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट BHA मीन्स बॉन्ड एंगल 120 एट BHA इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है,
फिर इस टाइप के जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स में से आता है वो लास्ट वाला एग्जांपल है, और ये थ्योरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है। क्यों? इसको हम बोलते हैं 1,5 टॉटोमेरिज्म। भाई जब हम 1, 2, 3 लिखते हैं, और अभी अभी हमने बात की ये वाले 3 कैच तो हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पर एक और डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, नंबरिंग को आगे बढ़ाते हैं और नंबर 5 का एच निकालते हैं। क्यों निकलेगा नंबर 5 का एच? तो जब नंबर 5 का एच निकालेंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो वो कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये वाला एच एसिडिक है। और यदि हमें ट्राई करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है मैकेनिज्म लिखने का? बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो क्या वो टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा? तो एक बार स्ट्रक्चर में लिख कर देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में ट्राई करूँ तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1,5 टॉटोमेरिज्म। 1,5 टॉटोमेरिज्म। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि 1, 2, 3 हमने लिखा हो, 3 पे यदि डबल बॉन्ड आ गया तो हम 3 का एच तो नहीं निकालते, फिर हम वहीं पे मना नहीं करते, हम हमेशा नंबर 5 पे जो एच है उसको भी चेक करते हैं कि यदि नंबर 5 पर एच है तो हम बोल देते हैं कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म। मतलब जिस पोजीशन से हमने डिसाइड किया कि यहाँ से हम एच को निकालेंगे, उस पे यदि पाई बॉन्ड आ गया तो हम नेक्स्ट ऑड पोजीशन पे चले जाते हैं एच चेक करने के लिए। नेक्स्ट ऑड पोजीशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑड नंबर की पोजीशन पे ही माइनस आने से कॉन्जुगेशन बनता है। लेकिन हाँ, नंबर 5 पर तभी जाएंगे जब 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड आएगा तब। यदि पाई बॉन्ड नहीं आएगा तो हम नंबर 5 पर नहीं जा सकते क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है ना? फिर टॉटोमेरिज्म में एक डिस्कशन इस बारे में भी होता है कि टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं, तो टॉटोमेरिक फॉर्म्स की स्टेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ऑन द स्पॉट ट्राई नहीं किया जा सकता। स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एच बॉन्ड यदि बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, कॉन्जुगेशन यदि होगा, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, एरोमेटिक होता है तो हाईली स्टेबल बनता है, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच, सॉल्वेंट से सॉल्वेशन होता है तो कार्बोनाइल में स्पेस ज़्यादा होता है तो सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटो का अमाउंट ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, स्टेरिक रिपल्शन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट ट्राई नहीं किए जा सकते। तो ये टॉटोमेरिज्म है। नेक्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म पे चलें तो नेक्स्ट टाइप इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, कनेक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स सेम। कनेक्टिविटी यदि डिफरेंट हो गया तो ना हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल सकते, ना हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल सकते, ना हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल सकते। कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। एक एक करके स्टार्ट करें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के कंपाउंड में स्टडी करते हैं, तो यही की पॉइंट्स यही हैं। यदि जीआई स्टडी करना है तो केवल इतना पढ़ना होता है कि जीआई ऑलवेज फ्रॉम 2 स्ट्रक्चर्स, मतलब 2 टाइप के स्ट्रक्चर जीआई शो करते हैं, एक डबल बॉन्ड वाला और एक रिंग वाला। यदि ये दोनों ही नहीं है तो मना कर देना कि वो जीआई शो नहीं करेगा। अब डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन ये है, ईच ब्लॉक्ड एटम मस्ट कंटेन ऑल डिफरेंट वैलेंसीज ऑफ ग्रुप्स। उससे अच्छा लैंग्वेज ये है, एक ही कार्बन पर सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए। और वो एक कार्बन कौन सा होगा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड वाले एक ही कार्बन पर सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि सिमिलर ग्रुप हुए तो वो जीआई शो नहीं करेगा। ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, हम देख के बता सकते हैं। फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है रिंग से कैसे करेगा शो, तो रिंग में 2 वेरिएशन आते हैं। रिंग में डबल बॉन्ड आ भी सकता है और बिना डबल बॉन्ड के भी रिंग हो सकता है। तो थ्योरी है, याद रखना पड़ेगा। टू शो GI फ्रॉम द डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग, रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 मेंबर्स। और 8 मेंबर्स से क्या होगा? 8 मेंबर्स से रिंग का ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, और ट्विस्टिंग होने से फिर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो जाता है। नंबर 7 तक जो साइक्लोएल्कीन्स होते हैं, डबल बॉन्ड वाली जो रिंग होती हैं, उनमें केवल सिस आइसोमर एग्जिस्ट करता है, ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता।
तो यदि 8 मेंबर रहेंगे तो जीआई के लिए हाँ बोलेंगे, 8 से कम मेंबर रहेंगे तो जीआई के लिए हम ना बोल देंगे। ये डबल बॉन्ड का हो गया यदि रिंग में आएगा तो। फिर अदर देन डबल बॉन्ड क्या है, यदि डबल बॉन्ड नहीं आया रिंग में तो फिर हमें याद रखना पड़ता है कम से कम 2 ग्रुप होना ज़रूरी है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कम से कम 2 ग्रुप रहें। वो ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मस्ट प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम्स। एक ही कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अदर देन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कंडीशन फर्स्ट वाला लग जाएगा ये। देन एनी रिंग कैन शो जीआई। तो यदि कम से कम 2 ग्रुप हैं, अलग अलग कार्बन पे हैं, अदर देन डबल बॉन्ड हैं, तो एनी रिंग कैन शो जीआई। इस तरीके से हम जीआई आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा, कौन सा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। फिर उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है आगे का सेक्शन, लेकिन फिर भी रिवीजन है तो एक बार देख लेते हैं हम स्टडी कैसे करते हैं। लाइक इन सिस ट्रांस सिस्टम, जब हम सिस ट्रांस सिस्टम लिखते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं दिखने में सिमिलर ग्रुप को। दिखने में सिमिलर ग्रुप आइदर ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पर देखें तो यदि मैं CH3 को कंपेयर करता हूँ तो आसानी से देखा जा सकता है कि लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। और दिस सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ये बेहद आसान है बात। फिर थोड़ा और आगे बात करें तो एक और सिस्टम स्टडी करते हैं, EZ सिस्टम। EZ सिस्टम में क्या करते हैं, EZ सिस्टम में हमें प्रायोरिटीज़ कंपेयर करना होता है। और प्रायोरिटीज़ कंपैरिजन में हम क्या बोलते हैं कि यदि सिमिलर प्रायोरिटी सेम साइड में रहेगा। अब सिमिलर प्रायोरिटी कैसा रहेगा, मुझे हर कार्बन पे नंबर 1 और नंबर 2 डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। तो जब मैं किसी रूल के बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करूँगा तो जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया इनके बीच का कंपैरिजन है, तो किसी एक को 1 और एक को 2 दिया। वैसे ही ब्लू में एक को 1 एक को 2 दिया। फिर हमें चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि व्हेन सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड तो हम उसको बोलते हैं Z, और यदि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं E फॉर्म। ये सिंपल सा है। लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न ये लगता है कि ये प्रायोरिटी किस रूल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ आर असाइन ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल, कान इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल। और ये रूल ये कहता है एटम्स आर कंपेयर्ड नॉट ग्रुप्स। एक बार में एक ही एटम कंपेयर होता है, एक एक करके ज़्यादा एटम कंपेयर कर सकते हैं, पूरा ग्रुप एक साथ कंपेयर नहीं करते। तो एटम्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एक्चुअली रूल एटॉमिक नंबर का है, लेकिन आइसोटोप्स में हमें अलग से याद न रखना पड़े, इसलिए हम एटॉमिक मास से कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो एक एग्जांपल से ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे इन 2 ग्रुप्स को कंसीडर करना है, कंपेयर करना है, प्रायोरिटी असाइन करना है। इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप में मुझे प्रायोरिटी असाइन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इधर से एंटर करना है और एक एक एटम को देखना है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कार्बन दिखा, मैंने यहाँ पे भी कार्बन दिखा, मैंने लिख लिया। फिर जब मैं इस वाले कार्बन पर आऊँगा जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन पर जो टोटल 3 एटम हैं, उन 3 एटम को मुझे उनके मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब इस कार्बन पे क्या है, देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है ना, तो पहले कार्बन लिखा फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा। इस वाले कार्बन पे देखो 2 क्लोरीन 1 कार्बन है, तो मैंने 2 क्लोरीन लिखा फिर कार्बन लिखा। फिर मैं कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ। पहले एटम को कंपेयर किया, अभी बराबर आ रहा था। जैसे ही मैंने नेक्स्ट फर्स्ट हैवियर एटम को कंपेयर किया और डिफरेंस आ गया, इसका मतलब प्रायोरिटी किसका, राइट साइड वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा है। हम कॉपी से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम CIP रूल यूज़ करते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि मुझे ये जो कार्बन पे जब सेम आ जाता है तब हमें क्या करना है, उस कार्बन पे प्रेजेंट सबसे हैवी एटम को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सेकंड हैवियर एटम को लिखते हैं, फिर थर्ड हैवियर एटम को लिखते हैं, ठीक, और फिर कंपेयर करते हैं। और यदि डिफरेंस आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि इस तरीके से इसका प्रायोरिटी दूसरे ग्रुप से ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू।